अच्छा, सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं आया? स्टार्टिंग में आई थी पर बाद में हो गए थे। बाद में हो गए थे सारे, मतलब सारे हो गए ना अल्टीमेटली फिर? हाँ सर। ओके, चलो फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि अब तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर पढ़ रहे थे, और कैपेसिटर के अंदर हमने बताया था आपको कि कैपेसिटर दो टाइप के जनरली होते हैं, जनरली और भी अनेक टाइप से, बट दो टाइप जनरली जो हमारे सिलेबस में है, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स यूज करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है। और अब तक हमने इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम यूज किया है वो एयर यूज किया है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, याद है? एंड प्लेट की एरिया को हमने ए बोला था और प्लेट के सेपरेशन को हमने डी बोला था, एंड दिस इज हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, epsilon naught A divided by D. This is how we can calculate the capacitance of a parallel plate capacitor. याद है? फिर मैंने बोला कि if we have more than one capacitors, if they are connected in series, how can we find the equivalent capacitance? If the capacitors are connected in series, how can we find the equivalent capacitance? If the capacitance of the first one is C1, this is C2, and this is C3, in that case, in series, the net capacitance would be equal to 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. तो सीरीज में होगा तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे, जिस तरीके से रजिस्टर्स में पैरेलल में करते थे, और जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो रजिस्टर्स में जिस तरीके से सीरीज में करते थे, एल्जेब्रिकली ऐड करते थे, बस वैसा ही हम लोग कैपेसिटर्स में पैरेलल में यूज करेंगे। जैसे रजिस्टर में सीरीज वैसे कैपेसिटर में पैरेलल, और जैसे रजिस्टर में पैरेलल कैपेसिटर में सीरीज, राइट? चलो, so if this is C1 and C2, then equivalent capacitance यानी कि CP बोले तो capacitance in parallel combination, that will be equal to C1 plus C2, और बाकी जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यही टॉपिक हमारा चल रहा था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और हमने ये बकायदा कर लिया था। क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे, जिसमें हमने कभी चार्ज निकालने वाला क्वेश्चन किए, कभी कैपेसिटेंस निकालने वाला क्वेश्चन किया, और कभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने को सिखाया। सो यहाँ तक हो चुका है हमारा। अब सीखते ये है कि अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मीडियम को मैं चेंज कर दूं, अब तक तो मीडियम हमारा एयर था, वैक्यूम था या फ्री स्पेस है, अब मैं मीडियम को चेंज कर दूं, उन प्लेट्स के बीच में कोई मेटल डाल दूं, उन प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर डाल दूं, उन प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटर डाल दूं, पेपर डाल दूं, प्लास्टिक डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, तो इफ वी चेंज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट इज गोइंग टू चेंज? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? ओके, सो द टॉपिक वुड बी डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर. The topic would be dielectric in capacitor. कैपेसिटर के अंदर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करता हूं तो कैपेसिटेंस कितना चेंज होता है, ये हमारा कंसर्न है, ठीक है? डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए, लेट अस सपोज दिस इज one plate of a capacitor, this is the another one, okay? Let us suppose this is positively charged plate, this is negatively charged plate, okay? Having positive charge plus Q, having negative charge minus Q, right? The area of the plates, let us suppose this is A, area of the plate here also A, and the distance between the plates is D, ठीक? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इन प्लेट्स के बीच में अब तक हमारे पास मीडियम कौन सा था? अब तक हमारे पास मीडियम था वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस भी कहते हैं इसको,
अब हम क्या करना जा रहे हैं कि इन प्लेट्स के बीच में एक ऐसा मीडियम यूज करना जा रहे हैं जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, सर ये डाई इलेक्ट्रिक होगा क्या, किस मटेरियल से या किस सब्सटेंस से बना होगा? तो डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है, समझ लो कि ये कंडक्टर भी नहीं है, समझ लो कि ये इंसुलेटर भी नहीं है, तो सर है क्या? तो है क्या? समझ लो कि ये सेमीकंडक्टर भी नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक इज नॉट अ कंडक्टर, इज नॉट अ इंसुलेटर, इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि डाइलेक्ट्रिक फिर है क्या? तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सॉलिड है, एक ऐसा सॉलिड है। देखो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर करंट को पास करने देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश होने देता है। इंसुलेटर ना ही करंट को पास होने देता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है। सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं करने देता और फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होने देता, लेकिन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड ऑल्सो अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एस्टेब्लिश। बट dielectric is that type of substance, is that type of solid that do not allow the electric current to pass, but it allow the electric field to establish। ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है, इसकी ये खासियत है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी से भी मैच नहीं करता, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ भी कर बनने भी देता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी अलाउ करता है। इंसुलेटर कुछ नहीं करता, ना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ना फील्ड बनने देता है। सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों करता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है बट करंट पास नहीं होने देता। और बोलोगे सर इसके एग्जांपल बताइए, तो सिंपल है ग्लास, ग्लास या माइका, नाम सुना होगा, MICA, मीका, माइका, जो भी जनरली माइका हाँ कहते हैं। सर। हाँ, तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने देता है, डेवलप होने देता है, लेकिन करंट पास नहीं करने देता। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इज निदर अ सॉलिड, निदर अ कंडक्टर, निदर इंसुलेटर, निदर सेमीकंडक्टर। तो लिखेंगे क्या, इट इज अ सॉलिड, it is a solid that does not allow the current to pass, but it is a solid that does not allow the current to pass, but allow the development of electric field, allow the development of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने देता है बट करंट को पास नहीं करने देता। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक ग्लास, माइका। माइका। समझ आया? कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक लगाने पे कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? बढ़नी चाहिए। बीच में एक माध्यम लगा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। डाइलेक्ट्रिक लगने से एक तो मोटा मोटी फायदा आपको साफ साफ दिखेगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेट्स को एक दूसरे से जो अट्रैक्ट होते थे, हो सकते थे, चिपक सकते थे, उनको रोक देता है। देखो अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है, हाँ इसके सर। ऊपर नेगेटिव वाला अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और जो नेगेटिव प्लेट है इसको पॉजिटिव वाला अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करने करेगा। तो देयर आर चांसेस कि दैट द प्लेट्स में स्टिक टू ईच अदर, है ना, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है।
और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग चार्जेस है तो डेफिनेटली दे कैन स्टिक टू ईच अदर। बट डाइलेक्ट्रिक मैनेजेस द थिंग्स कि जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से चिपक नहीं पाए। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा कि प्लेट्स अब दूर रहेंगी। ठीक है, सबसे मोटा फायदा तो आपको ये दिखेगा, सबसे बड़ा वाला। बाकी कैपेसिटेंस चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, वो अभी आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, देख बेटा, मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका नेगेटिव प्लेट। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर डेफिनेटली एटम्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होंगे। तो जब डाइलेक्ट्रिक को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में डालोगे तो जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जो नेगेटिव प्लेट होगा वो अपनी तरफ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। है नहीं है? है ना? यस। क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव एंड पे चला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव एंड पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम प्लेट्स के बीच में डालते हैं, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दैट कि द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेस। द डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब क्या है कि दो पोल्स पे, दो ऑपोजिट पोल्स पे बंट जाना, पोलराइज कहते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट्स की वजह से, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? वो तो यही होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिसको E0 से इंडिकेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मैंने क्या यूज किया? D यूज किया है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है पोलराइज हो चुके हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर की तरफ, जिसको हम लोग EI यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जिसको हम लोग पॉजिटिव सिग्मा से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज माइनस सिग्मा, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इतनी बातें समझ में आई? शीरीन बोलो। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग फर्दर K से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे देखो। The first thing that happens using the dielectric is that the charges are induced in dielectric। सबसे पहला काम क्या होगा? चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और चार्जेस के इंड्यूस होने से क्या होगा कि ये दो अपोजिट पोल्स बन जाएंगे, पोलराइज हो जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक। और दूसरी बात, दैट इंड्यूस्ड चार्जेस की डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा I से डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा I नेगेटिव वाला, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत बोलिए यहाँ तक? अच्छा, अब मेरे को मुझे बात बताओ शीरीन कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है EI, क्या वो E0 को अपोज करेगा, नहीं करेगा? E0 जो E0 है आपका, वो ये है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव आउटसाइड द प्लेट, जो प्लेट के चार्जेस की वजह से लग रहा है, और डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो EI है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो EI है इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। अपोज करेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, डेफिनेटली। तो कैन वी से दैट कि EI विल अपोज E0, और अपोज करेगा E0 तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं आपसे शीरीन, तो क्या लिखोगे आप? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E0 माइनस EI। डेफिनेटली E0 बड़ा होगा, क्योंकि E0 जो है वो प्लेट्स की वजह से, और प्लेट पे चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो प्लेट्स की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कम होगा. सो ई नॉट माइनस ई आई विल गिव यू ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी ई नॉट माइनस ई आई का जो टर्म है ना, जो ई नॉट माइनस ई आई की जो वैल्यू आएगी ना, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट अपॉन के. यानी कि जो रिड्यूस होगा ना, अमाउंट जो रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होने के बाद अमाउंट बचेगा, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. यानी कि जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था प्लेट्स की वजह से, डाइलेक्ट्रिक जो आपने लगाया, उस डाइलेक्ट्रिक के लगने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना टाइम रिड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो मैंने कहा कि के टाइम रिड्यूस हो गया. जैसे मान लो पहले ई नॉट जो था वो 50 था, ई आई जो है वो 10 बन गया, तो कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 40 हो गया. तो कैन वी नॉट से दैट कि 1/5 इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया. पहले 50 था, अब 40 है, यानी कि 1/5 का मतलब है 10, है ना. 50 का 1/5 कितना होगा, 10. यस सर. है ना. तो अब 1/5 इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, तो दैट 1/5 वुड बी कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बात समझ आई. हाँ सर. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं. दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, कोई दिक्कत. नहीं. अब इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं. हाउ मच टाइम the dielectric reduces the electric field as compared to net electric field, यानी कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डाइलेक्ट्रिक के लगने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम रिड्यूस हो गया एज कंपेयर टू ई नॉट, इसी को हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि के से डिनोट करेंगे. बात समझ में आई. यस सर. अब हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं. देख बेटा ध्यान से, आपको पता होता है कि सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. याद है, याद है. एक मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ, कि अगर प्लेन शीट है, चार्ज प्लेन शीट है, तो इससे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, तो E इज इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. याद है. और जब हमने दो प्लेट यूज कर लिया था, एक नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था E इज इक्वल टू, वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट्स के बीच में. तो सिंपल है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, दोनों प्लेट को कंसीडर करेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन बिटवीन द प्लेट्स होती है वो क्या होता है, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब नाउ देखो बेटा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. अच्छा, अब हमने पीछे बताया कि दैट ई नॉट अपॉन के जो है वो क्या है बेटा, ई नॉट माइनस ई आई है. पीछे ही तो बताया हमने आपको. ठीक है. हाँ हाँ. तो ई नॉट अपॉन के, ई नॉट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और के तो खैर पहले से ही था, इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पे भी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ई आई जो होगा इसको लिखेंगे सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कोई दिक्कत तो नहीं है. अब यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आप कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा. हाँ, तो अब क्या बचेगा, यहां से सिग्मा आई क्या बचेगा,
सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, यह सिग्मा कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के. This is how you can calculate the induced surface charge density of the dielectric. This is induced surface charge डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक जो हमने यूज किया है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई. दिखाया था ना हमने. यस तो सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो या सिंपल चार्ज डेंसिटी बोलो, एक ही बात है. ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के. अब ये वाला सिग्मा क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस है उसको सिग्मा कह रहा हूं. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस, हाँ तो ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ से आपका सिग्मा आई यानी कि डाइलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गया. ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखो. नाउ एक मिनट, चलो ठीक है. हाँ तो अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, वो क्या था बेटा, ई नॉट था. अब जब डाइलेक्ट्रिक हमने लगा दिया है तो ई नॉट रिड्यूसेस टू ई नॉट अपॉन के, ई नॉट रिड्यूसेस टू ई नॉट अपॉन के, है ना, कोई दिक्कत. ई नॉट रिड्यूसेस टू ई नॉट अपॉन के. ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो ही चुका है. ठीक है, अब देखते हैं आगे ना. अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो. ई डॉट डी एक्स. भूल गए क्या, याद होगा. हाँ हाँ ओके. तो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, जब मीडियम मेरे पास वैक्यूम है, तो इन दैट केस पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. ठीक है, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई नॉट नहीं होगा, अब तो ई नॉट अपॉन के हो चुका है ना. नेट इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड हैज सर। बिकम ई नॉट अपॉन के नाउ. ठीक है, पहले ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हो चुका है ई नॉट अपॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लगने की वजह से. ठीक है, ये था इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनिशियल था वैक्यूम के अंदर, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड. किसमें, वैक्यूम में, जब तक प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था. एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, net electric field using when we use dielectric between the plates, dielectric between the plates using dielectric. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत. तो पोटेंशियल हैज चेंज आल्सो. देखो पोटेंशियल ई नॉट इंटू डी था, अब होगा ई नॉट अपॉन के इंटू डी. पोटेंशियल क्या था, ई नॉट इंटू डी, अब हो गया ई नॉट अपॉन के इंटू डी. तो अब बताइए कि पोटेंशियल बढ़ा या घटा, सोच के बताओ, देख के बताओ. पोटेंशियल कितना भी होगा तो के से डिवाइड करेंगे तो घटेगा ही ना. हाँ सर।
घटेगा। तो पोटेंशियल रिड्यूस हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो चुका है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, चेक करते हैं कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा यूजिंग अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देख बेटा ना, ये तो होगा पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा एयर मीडियम की यानी कि वैक्यूम मीडियम की बात करूं तो लिखेंगे C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट। ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा हाँ एयर में या वैक्यूम में। अब बात करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम कैपेसिटेंस देखना चाहें तो क्या हुआ बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा C इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट। क्या हो चुका है V नॉट, V नॉट क्या हो चुका है, V नॉट को हम E नॉट अपॉन K लिख सकते हैं। V नॉट को V नॉट अपॉन K लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाँ डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल हो जाता है वो V नॉट अपॉन K हो जाता है। दिस विल बिकम V नॉट अपॉन K। तो डाइलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल है वो तो V नॉट अपॉन K हो जाएगा, है ना। ये Q अपॉन V और ये हो जाएगा Q अपॉन V नॉट अपॉन K, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन V नॉट इंटू K, एंड Q अपॉन V नॉट इज नथिंग बट C नॉट। सो C इज इक्वल टू K C नॉट। अब देख बेटा, K की कुछ भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे C नॉट के साथ तो डेफिनेटली द अल्टीमेट द नेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज ही ना। नेट कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही करेगा ना, समझ हाँ रहे सर, हो। इंक्रीज मल्टीप्लाई में करेगा। आया, मल्टीपल में आया। तो अगर मान लो कि वैल्यू 2 है तो जो एयर में वैक्यूम के साथ जो पोटेंशियल कैपेसिटेंस आया था उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 टाइम के की जितनी वैल्यू होगी उतना टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक यूज करने से बच्चों को ये समझ आता है कि डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे यानी कि प्लेट के बीच में हमने कुछ ऐसा मीडियम यूज कर लिया जो प्लेट के चार्जेस को रोकेगा, उसके फोर्सेस को अपोज करेगा। डेफिनेटली करेगा, कर रहा है। यहाँ पे जो इंड्यूस पोटेंशियल, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके नेट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को अपोज कर रहा है। बट क्या कैपेसिटेंस पे भी चेंज आएगा? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से कैपेसिटेंस घटेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से पोटेंशियल जरूर घटेगा बट कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटर का काम तो कैपेसिटेंस लेने, कैपेसिटेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे कैपेसिटेंस चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना है कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो मैंने पहला काम क्या किया, एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ाया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट घटाया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। याद करो ना फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है बेटा, तो जब मैंने एरिया बढ़ाया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स घटाया, कैपेसिटेंस घट गया। अब सवाल यह है कि जब तक हम मीडियम वैक्यूम यूज कर रहे थे प्लेट्स के बीच में तब तक मैं एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहा था, यानी कि उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। अब मीडियम में डाइलेक्ट्रिक यूज करूंगा तो इसकी जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट से अलग होगी, and that will increase the capacitance of the capacitor। ठीक है, that will increase the यस capacitance of the capacitor, right? कोई दिक्कत? यस, नहीं सर। चलो यहां तक नोट करो। हाँ एक मिनट। नोट कर लिया शीरीन? हाँ सर। ओके, तो फाइनली क्या मिला हमको डाइलेक्ट्रिक के अंदर कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस टू E नॉट अपॉन के। फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। फाइनली लिखूंगा मैं यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, यूजिंग डाइलेक्ट्रिक
electric field decreases to E naught upon K, the potential decreases to V naught, decreases to V naught upon K, but the capacitance C naught increases to K C naught. ठीक है बेटा. So if I ask you what are the advantages of using dielectric, so can you write the advantages? What are the advantages of using dielectric? बोलिए. कैपेसिटेंस बढ़ जाता ये है. सवाल आया हुआ है बोर्ड में. Advantages of using dielectric, जल्दी बोलिए. नंबर 1, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. बहुत बढ़िया. चलो एक पॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है. पोटेंशियल कम हो इंक्रीज, अरे जाता तो है. ये एडवांटेज छोड़ना है. इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, ये एडवांटेजेस नहीं है ना. पोटेंशियल की घटने से अल्टीमेटली कैपेसिटेंस बढ़ गया, बट ये एक पोटेंशियल की घटना एडवांटेज नहीं है ना. मैंने एक और बताया था आपको कि दैट वो इट प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, है ना. प्लेट्स एक दूसरे प्लेट के बीच में मीडियम अगर एयर है तो वो चिपक सकते हैं, लेकिन मीडियम बीच में कुछ डाल दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, तो वो अब नहीं चिपकेगा. तो इट प्रिवेंट्स द प्लेट्स टू स्टिक टू ईच अदर. हाँ, ये भी लिख सकते हो दैट इट प्रिवेंट्स द प्लेट्स from sticking to each other. Sticking to each other. अच्छा, और कुछ हो सकता है इसका एडवांटेज? It provides stability to प्लेट्स को स्टेबल कर देता है. वो फर्दर एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस तो लगाएंगे बट मूवमेंट नहीं होगा, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा है इस वजह से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम. ये क्या होता है सर, ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम? It prevents the break, हाँ बताता हूँ. It prevents the breakdown of the medium. मीडियम को ब्रेक डाउन होने से रोकता है. अब देख बेटा, क्या होता है कि आपको मैंने बताया पीछे कि जब हम प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो पोलराइज हो जाते हैं. एक पॉजिटिव प्लेट के साइड में सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और नेगेटिव प्लेट के साइड में सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. ठीक है बेटा. अब अगर इस पोलराइजेशन की इस डाइलेक्ट्रिक की जगह पे एयर मीडियम होता तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होते और फिर उस मॉलिक्यूल को के पोलराइजेशन को हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं. ठीक है. और जो जब पोलराइजेशन होगा ना तो डाइलेक्ट्रिक एक सॉलिड मीडियम है, तो इसकी क्या कहते हैं ना, ब्रेकडाउन का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है. यानी कि मॉलिक्यूल्स जब चार्जेस डिवाइड करते हैं तो चार्जेस डिवाइड करने के बाद जब मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे टूटने लगता है ड्यू टू द हाई अट्रैक्टिंग फोर्सेस, जब मॉलिक्यूल्स टूटने लगता है तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ फोर्स पे जाके टूटेगा. लेकिन अगर एयर मॉलिक्यूल होगा बीच में तो एयर मॉलिक्यूल की एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग डाउन वो बहुत कम है और वो जल्दी से उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे. जब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो इसी को ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम कहते हैं. मॉलिक्यूल्स टूटना इज नॉट अ गुड साइन ना, इज नॉट अ गुड साइन. पोलराइज होने में क्या हुआ कि सिर्फ चार्जेस, उसके अंदर चार्जेस हैं, एक तरफ नेगेटिव भाग के चला गया, एक तरफ पॉजिटिव भाग के चला गया, लेकिन धीरे धीरे फोर्स इतना ज्यादा लगना शुरू हो जाए कि उसके मॉलिक्यूल से टूटने लगे. और डाइलेक्ट्रिक एक सॉलिड मीडियम है तो उसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन बहुत जाके हाई एक्सटेंट पे जाके होगा.
इसकी ब्रेकडाउन बहुत हाई होती है, लेकिन जो सॉलिड एयर मीडियम है उसकी ब्रेकडाउन बहुत कम होती है और वो जल्दी से उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। इस वजह से हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक, यूजिंग डाइलेक्ट्रिक वी प्रिवेंट्स द मीडियम, वी प्रिवेंट द मीडियम। हाँ, डाइलेक्ट्रिक को यूज करके हम लोग मीडियम को ब्रेकडाउन से बचा लेते हैं। एयर मीडियम रहेगा तो ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसी पोलराइजेशन मेथड को, अब इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होगा, नेगेटिव भागेगा इधर की तरफ, पॉजिटिव भागेगा इधर की तरफ, तो उससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। इसी को हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन बहुत हाई होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक हैज हाई ब्रेकडाउन, हैज हाई ब्रेकडाउन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यस सर, यस यही सर, चार दिक्कत होते है? हैं। हाँ, ये सर चार होते हैं किससे करके जनरल। लिखना है? हाँ लिखो ना, लिखिए। हो गया सर। गुड मैम। चलो, मेटल के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल? मैं किसी मेटल या कंडक्टर के पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे मीडियम, अलग अलग मीडियम यूज करेंगे। पहले मेटल की बात करते हैं। ये आपका प्लेट, ये आपका प्लेट, ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। स्कूल में कोई एग्जाम तो नहीं है ना अभी इधर हाल फिलहाल में? नहीं सर, ओके मैम, ओके। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा आपका ई नॉट। हमने बताया, पहले सुनो कहानी को, हमने बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाता है, वो ई नॉट अपॉन के हो जाता है यूजिंग व्हेन वी यूज डाइलेक्ट्रिक। अब मेटल के अंदर आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? जीरो होता है। होता नहीं होता? मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि मेटल के अंदर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना? ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। अच्छा, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू जीरो। सो अब यहां से बेटा बोलो के की वैल्यू क्या होगी शीरीन? के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जीरो होगा, ई नॉट अपॉन जीरो विल बिकम इंफिनिटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल is infinite. Dielectric constant for a metal is infinite. कोई दिक्कत? यहाँ से वो निकालो, चार्ज डेंसिटी निकालो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1 सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो अगर ये के तुम्हारा इन्फिनिटी है, ये तुम्हारा इन्फिनिटी है, ठीक है, तो क्या होगा? सिग्मा इंटू 1 माइनस 0 यानी कि सिग्मा। तो जो चार्ज डेंसिटी प्लेट्स का होगा वही चार्ज डेंसिटी मेटल का भी हो जाएगा। देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो ई नॉट लगेगा अंदर से इंड्यूस भी उतना ही लगेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो। बात समझ गए? अच्छा अच्छा, मैं पूछूं शिरीन की एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? एयर का या फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा बेटा? के इज इक्वल टू 1। तो एयर या फ्री स्पेस का के की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नॉट, यहाँ पे 1 डाल दो तो ई नॉट अपॉन के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही ई नॉट ही रहेगा ना। समझ रही हो? हाँ, गुड गुड। चलो, तो फ्री स्पेस या एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, मेटल का इनफाइनाइट।
अच्छा, इनफाइनाइट। अच्छा, अब ये है हाउ कैन वी फाइंड द कैपेसिटेंस फॉर अ पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक। पार्शियली फिल्ड का क्या मतलब है? उसके अंदर फ्री स्पेस भी है और हमने एक तरफ डायलेक्ट्रिक भी डाल दिया है, पूरी तरीके से डायलेक्ट्रिक से नहीं भरा है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग किस तरीके से कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये हमारा कंसर्न है अभी फिलहाल। तो सी कैपेसिटर विथ partially filled dielectric, capacitor with partially filled dielectric, ठीक। लो, एक तरफ डायलेक्ट्रिक डाल दिया और एक तरफ खाली छोड़ दिया, ठीक है बेटा। यस सर। स्कूल की क्लासेस तुम्हारी होती हैं या नहीं होती हैं? हाँ सर होती है। होती हैं। तो कहाँ तक सिलेबस पहुंचा स्कूल में? सर तो वैसे फिजिक्स मैंने इतनी ज्वाइन नहीं करी, पर शायद वो फोर्थ तक एक भी के क्लास था। ज्वाइन नहीं किया अब तक? नहीं, बस अटेंडेंस के लिए करी है। वाह, कैसी लड़की हो तुम श्री। तुम भी मतलब क्या बोलते हो उसको, अटेंडेंस को बंक बंक करती हो क्या? हाँ, नहीं नहीं, बंकिंग अटेंडेंस लड़की हो के तुम। लिए रहती है। हाँ, तो अटेंडेंस के लिए सिर्फ क्लास ज्वाइन करती हो शेरिन, नॉट गुड ना। वो लेट सर अस। अच्छे से नहीं पढ़ाते। अच्छा, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर मतलब उनका हाथ अलग सही रहता है, और ज्यादा बच्चे होते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस भी रहता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए। हाँ सर, मैग्नेटिज्म वाले पे। ओके चलो। तो इस रीजन में जहाँ पे वैक्यूम है, इस रीजन में वैक्यूम है, यह फ्री स्पेस है और ये डायलेक्ट्रिक है आपका। तो इसमें डायलेक्ट्रिक भी है और वैक्यूम भी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो ये इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना बाहर की तरफ होगा, यानी कि ई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायलेक्ट्रिक के अंदर, वो होगा ई नॉट अपॉन के। ये तो बता रखा हमने ऑलरेडी, है ना बेटा? अच्छा, हाँ सर। ओके ओके। तो अब यहां से आप पोटेंशियल निकालिएगा तो क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी एक्स। होता नहीं होता? बोल बेटा, होता है ना? हाँ। अच्छा, एक चीज और मान लो, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस लेट अस सपोज आई अज्यूम टू बी टी। डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस को मैं टी बोल लेता हूँ। तो मीडियम, जो वैक्यूम मीडियम है, उसका थिकनेस क्या होगा, डी माइनस टी होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके बच्चे। अच्छा, तो जो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आएगा इस कैपेसिटर का, वो दोनों मीडियम की वजह से आएगा, ठीक है। वो E1 इंटू डी वन भी होगा और ऐड करेंगे E1 इंटू डी टू भी, E2 इंटू डी टू भी, यानी कि वो डायलेक्ट्रिक को भी लिखेंगे, उस डायलेक्ट्रिक का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे, और हम लोग फ्री स्पेस के भी पोटेंशियल को लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, तो E1 कितना होगा? फर्स्ट मीडियम में किसको मान लूं, फर्स्ट में वैक्यूम को लेके चलता हूँ, ये फर्स्ट में लेके चलता हूँ, ये सेकंड लेके चलता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से, ठीक है बेटा। अच्छा, तो E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, E1 विल बी ई नॉट, क्योंकि वो फ्री स्पेस है, और सेपरेशन कितना है, डी माइनस टी, है ना, डी माइनस हाँ टी, सर। प्लस E2 कितना है बेटा, E2 है ई नॉट अपॉन के, एंड सेपरेशन कितना है इसका, टी है, टी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से अगर ई नॉट कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा, डी माइनस टी और प्लस टी वन अपॉन अपॉन। के, टी अपॉन के ना। यस सर। हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? बोलो।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, बोलो ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं तो दो प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता। बाद में आऊंगा, बाद में आऊंगा। सॉरी सर, मैं आपसे छोड़ बोली थी इसलिए मतलब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। हाँ सर। और सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो लिखूंगा यहाँ पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके मैम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना कैपेसिटेंस ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है ना। अच्छा, तो ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिखूं डेल्टा वी और क्यू को यहाँ लिख दूं, क्यू को यहाँ लिखा जाओ नीचे ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये होगा। हाँ सर, बट कैपेसिटेंस तो क्यू अपॉन वी होता है, हमने तो अभी वी अपॉन क्यू निकाला है, तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, तो अगर जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, क्यू अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो और ऊपर में ही था ये वाला, ऊपर में ही है ना ये, वो न्यूमरेटर में ही है, तो वो डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, हो जाएगा। बोलो, this is the capacitance of this capacitor having partially filled dielectric, that C is equal to Q upon delta V equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K. This is the capacitance of this capacitor having partially filled dielectric. कोई दिक्कत, बोलो। नहीं सर, एक तरीका तो ये था कैपेसिटेंस निकालने का, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें कई बार तीन मीडियम दे देगा, एक डाइलेक्ट्रिक भी है, इधर एयर भी है, इधर एयर भी है, या कई बार डाइलेक्ट्रिक भी है, मेटल भी डाल दिया, एयर भी है, तीनों मीडियम है। तो अनेक अनेक सवाल पूछे जाते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हो आप। आपको मैंने पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया कैपेसिटर्स का, वही सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो। बेटा देखो ध्यान से, क्या डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, और डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ अक्यूमुलेट हो जाएंगे, है नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्या अब ये एक कैपेसिटर C1 के जैसा बिहेव नहीं करेगा, और एक ये C2 जैसा बिहेव नहीं करेगा, बोलो करेगा ना। तो हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय कंसिडरिंग C1 एंड C2 एज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ऑल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि अब देखो अभी आगे क्वेश्चन हम बोर्ड वाले करवाएंगे जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक यूज किया, तीन डाइलेक्ट्रिक यूज किया, आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। वैसे केस में क्या करेंगे, एक मेथड तो ये जो मैंने अभी बताया, एक मेथड और है जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से निकाल सकते हो, और वो इजियर मेथड है। ट्रस्ट मी, दैट इज द इजियर मेथड। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बना ही देता हूँ ताकि वो मेथड भी तुम सीख सको। देखो, और consider the above to be two capacitors connected in series. Two capacitors connected in series. Series कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ। 1 upon C
S इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है नहीं है? हाँ सर, हाँ यानी कि CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 है नहीं है? हाँ सर। अब अच्छा, C1 C2 निकाल लो। C1 किस मीडियम में है? ये एयर मीडियम की बात कर रहा हूँ, जिसको C1 लिख रहा हूँ मैं, एयर मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो जब एयर मीडियम की बात कर रहा हूँ तो C1 क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो होता है फॉर्मूला। yes, sir। लेकिन C1 का थिकनेस देखो कितना है बेटा, D माइनस टी है, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, तो D1 कर देता हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, नो सर, ओके बच्चे। अब मैं C2 की बात करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूँ। डाइलेक्ट्रिक का हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। एप्सिलॉन नॉट A2 इज अगेन A, एरिया तो सेम ही है, एरिया तो अलग नहीं। एरिया जो ये जो प्लेट का एरिया है, एरिया मतलब ये एरिया, ये एरिया तो डाइलेक्ट्रिक में तो यही एरिया है ना, बराबर ही। तो डाइलेक्ट्रिक बीच में छोटा थोड़े है, वो भी तो एरिया उतना ही है ना, है ना बेटा? एरिया तो हाँ चेंज नहीं हो सर। रहा है। अच्छा, अपॉन D2, ये क्या है? T। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन कितना है बेटा? ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? टी है, टी है, टी है। डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो फॉर्मूला होता है, आपको पता है, दैट दिस इज के सी नॉट, होता नहीं होता? KC नॉट सर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? C2 कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है K इंटू सी नॉट, और K इंटू सी नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, ये होगा K इंटू, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T इंटू K, ये हो गया आपका C2। तो अब निकाल दो CS, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, सिंपल। क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन T, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, और प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T इंटू K। तो एप्सिलॉन नॉट A यहाँ से कॉमन लोगे, क्या बचेगा? K अपॉन D माइनस टी और इंटू टी, ये तो होगा। हाँ बोलिए। हाँ सर। अच्छा, कॉमन लेने की ऊपर तो जरूरत ही नहीं, ऊपर तो ऐड प्लस माइनस तो है ना, ऊपर कॉमन मतलब ऊपर ऐसे ही रहने दो, ऊपर रहने दो ऐसे ही। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी और इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T इंटू K। नीचे में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकालिए, 1 अपॉन D माइनस टी प्लस K अपॉन T। एप्सिलॉन नॉट A ऊपर से एक कट जाएगा। अब बाकी सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। तो क्या क्या नीचे आएगा? देखो, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर ही रहेगा, बाकी यहाँ पे D माइनस टी और इनटू क्या क्या है नीचे देख लो, K अपॉन टी। तो K ऊपर T नीचे, K ऊपर ही रहेगा और T नीचे आएगा, है ना? तो K रहेगा ऊपर ही और T नीचे आएगा। ओके, और क्या होगा? टी माइनस टी नीचे, टी भी नीचे, के ऊपर है, के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ से तुम कॉमन ये ले लो एलसीएम। क्या क्या एलसीएम लोगे? डी माइनस टी इंटू टी, तो टी इंटू डी माइनस टी, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो डी माइनस टी कटेगा तो बचेगा टी, यहाँ बचेगा टी और प्लस, और क्या कटेगा? टी कटेगा तो बचेगा डी माइनस टी इंटू के। तो अब देखो यहाँ से टी से टी कैंसिल, डी माइनस टी से डी माइनस टी कैंसिल। ठीक है बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट ए, के को नीचे लेके आओ, के को नीचे लेके आओ, क्या बनेगा? टी अपॉन के। समझ रहे हो बात को? हाँ चलो सर। मैं एक स्टेप और तुम्हारे लिए बढ़ा देता हूँ, के ऊपर ही रहने दो अभी। क्या होगा? टी प्लस डी माइनस टी इंटू के। अब इसको के क्यों नीचे लेकर आओ, तो
क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के और प्लस डी माइनस टी अपॉन के और इनटू के भी तो है, तो के से के यहाँ कट गया। अब बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या वही आया, देखो जो पहले आया था हमारा सी एस, एप्सिलॉन नॉट ए, हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये डी माइनस ज्यादा टी, easy है। एकदम सेम आया। हाँ ये सर। ज्यादा इजी है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है बस, और नहीं है कुछ। समझ गए बात बेटा, नोट करो, हाँ जल्दी से नोट करिए। हो गया, नहीं सर, एक मिनट। करिए। हो गया सर। हो गया सर, ओके। एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है, दो डायलैक्ट्रिक है, एक डायलैक्ट्रिक ये है और एक डायलैक्ट्रिक ये है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है आपका और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। द टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। दिस इज K1, दिस इज K2, यानी कि इसकी डायलेक्ट्रिक K1 है, इसकी डायलेक्ट्रिक K2 है। ठीक है, ये T1 थिकनेस का है और ये T2 थिकनेस का है। ठीक है बेटा, ओके बच्चे। अब देखो यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम एयर है, यहाँ पे क्या होगा E नॉट अपॉन K1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे होगा E नॉट अपॉन K2 इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब जल्दी से कैलकुलेट करिए, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। चलो ये तो सीरीज में दो कैपेसिटेंस की तरह लेंगे ना सर? तीन कैपेसिटेंस हो गया, तीन कैपेसिटर हो गया ना बेटा, एक K1 वाला, एक K1 वाला, एक बीच में एयर, दूसरा K2 वाला।
हो गया शिरीन, डन सर आप ही कराओ। करो। क्या सर करेंगे, आप ही डेल्टा v इक्वल टू E1 D1 E2 D2 E3 D3, ठीक है। तो E1 फर्स्ट में किसको मानता हूं, E1 कहता हूं इसको, E2 इसको, E3 इसको। देखो E1 के लिए D की वैल्यू क्या होगी, D माइनस T1 प्लस T2 होगा, बोलो कोई दिक्कत है। टोटल D में से T1 और T2 के सम को घटा देंगे तो फ्री स्पेस के लिए थिकनेस निकल जाएगा। यस सर। तो अब मैं D माइनस T1 माइनस T2 कह सकता हूँ, बोलो हाँ ना, कह सकता हूँ, ओके। अच्छा अभी क्या है, E1 इंटू D1 बोले तो E1 जो है वो फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और D1 थिकनेस कितना है, D माइनस T1 माइनस T2। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। E2 सेकेंड मीडियम, कौन सा बेटा, K1 है, तो क्या लिखेंगे E0 अपॉन K1 और इसकी थिकनेस क्या है T1। T1 E3 क्या होगा, E0 अपॉन K2 और थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है T2। कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब यहाँ से आप E0 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। बहुत अच्छा काम किया शिरीन, तुमने बहुत नेक काम किया, जो तुमने अभी माइक म्यूट किया अपना। ये इतना नॉइस क्यों हो रहा है तुम्हारे बैकग्राउंड में, क्या कूलर चल रहा, क्या हो रहा है, इतनी अजीब सी आवाज क्यों हो रही है। मैं तो एसी में बैठी हूँ, मुझे कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ एसी क्या, में बैठी हूँ, एसी चल रहा। एसी में बैठी हो तो एसी में ये आवाज, ये गनगनाने की आवाज क्यों है, एकदम अजीब सी आवाज है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत तेज चल रहा है, कुछ तुम्हारे बराबर में हेलीकॉप्टर का फैन चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ई नॉट क्या होगा बेटा, ई नॉट होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अब क्या करेंगे, यहां से ना Q को नीचे लेकर आओ, तो डेल्टा V अपॉन Q हो जाएगा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अब उल्टा कर दो, कैपेसिटेंस निकालना, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, C इक्वल टू तो Q अपॉन V होता है, उल्टा कर दो तो होगा A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। यही हो गया नेट कैपेसिटेंस, हो गया, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल। आई बात समझ, बोलो। ओके वेरी गुड। चलो एक सवाल तुम करोगे शिरीन, अब मैं नहीं करूंगा ये वाला, तुमको सॉल्व खुद ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है ये, इसी फॉर्मूले पे बन जाएगा, जो ऊपर लिखा ना हमने फॉर्मूला उसी पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दो ही आपको डायरेक्टली देने जा रहा हूँ, एक ये और एक ये। बस थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है कि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है और ये एक मेटल है। अब याद करो मेटल की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया यार ऑलरेडी। यहाँ पे तो होगा E0 अपॉन
K1 ये एयर है तो ए ई नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। नेट सेपरेशन इज डी, ये आपका x है और ये भी आपका थिकनेस इज सेम। चलो जल्दी बताओ। सर मेटल की थिकनेस क्या है? x से बेटा सेम है। क्या सॉरी। हो गया शिरीन? हाँ सर। डन? नोट कर लिया? गुड। अभी भी हमारे आवाज तो आ ही रही है। आंसर बताइए। E नॉट A अपॉन X प्लस T1 ई नॉट ए अपॉन ई नॉट नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ नीचे X प्लस हाँ एक्स प्लस क्यू। अरे क्या मेटल का मेटल की डायलेक्ट्रिक इन्फिनिटी होती है ना, हाँ तो फिर तो 0 ले ली थी। अब इसी को यहाँ यूज कर लो। देखो दो दो डायलेक्ट्रिक के लिए है ना ये। हाँ सर। यहाँ पे क्या है कि T1 भी x है और T2 भी x है नहीं है? तो इसी को यहाँ फॉर्मूले को यूज कर लो।
C is equal to epsilon naught A divided by D minus T1 minus T2 plus T1 upon K plus T2 upon K, K1 और K2. तो epsilon naught A D minus T1 भी x है, T2 भी x है, प्लस T1 अपॉन K1. T1 क्या है x और K1 की वैल्यू क्या है E नॉट अपॉन K, यानी K1 लिखो x अपॉन K नॉट, ठीक है, K1 और प्लस T2 कितना है x, और इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इंफिनिटी, तो x अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया 0 है ना, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस x हो गया माइनस 2x और प्लस x अपॉन K हो गया. समझी शिरीन? समझ रही हो बात? तुम नहीं समझ रही हो बात को? समझ गई? ओके, एक और सवाल करवाऊं, करोगी तुम? करो. तुमको होमवर्क जो दिया था हमने, हमको इस पे भी डाउट है कि तुमने पता नहीं किया कि नहीं किया, सही किया कि नहीं किया? नहीं किया होगा, किया होगा, मुझे उसमें डाउट नहीं कि किया होगा कि नहीं होगा, बट सही किया होगा नहीं होगा ये इस पे डाउट है. एक कैपेसिटर ये बन गया, ये D/2 थिकनेस का, ये भी D/2 थिकनेस का, एक ये बन गया, ठीक है, ये P है और ये Q है. तो फाइंड दी कैपेसिटेंस बिटवीन फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड. आज ये चैप्टर समझ लो फिनिश ही हो गया बस. इसके बाद फिर एक दो सेक्शन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, बैटरी रिमूव करते हैं, जो टॉपिक बोर्ड में ज्यादा आते नहीं है. चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर विद रजिस्टर, ये सारे टॉपिक्स बोर्ड में आते नहीं है. इस वजह से मैं देखूंगा अगर कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में पिछले 10 साल में आए होंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर सीधा ये चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर. चलो चलिए नोट करिए, उसको सॉल्व करिए. आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन P एंड Q. यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, 2 वाला है. एक पैटर्न समझ में नहीं आया तुमको अब तक, दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A तो होगा ही होगा, D माइनस 2 है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है. तो T1 एक को समझ लो, T2 समझ लो, T1 माइनस T2, बाद में T1 की जगह पर D/2 पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस ये होगा T1 अपॉन K1, ये होगा T2 अपॉन K2. इसका हमने डायरेक्टली कांस्टेंट K1 बोल दिया, इसका K2 बोल दिया, ठीक है. तो अब क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे T1 भी D/2 है और T2 भी D/2 है, तो D माइनस D/2 माइनस D/2 और प्लस T1 की वैल्यू क्या है D/2 है, तो 2K1 हो गया, और T2 भी D/2 है तो 2K2 हो गया. अब देखो बेटा ध्यान से, क्या D से दोनों कट जाएंगे, ये देखो माइनस D/2 बन जाएगा माइनस D, और माइनस D से प्लस D कट गया, कोई दिक्कत नहीं है सर. ओके बच्चे, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ से D/2 कॉमन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2. अब इसके बाद यहाँ चाहिए तो एक और स्टेप लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, और नीचे हो जाएगा K1 1/K1 प्लस 1/K2 ना, तो K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 ले लो एलसीएम, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2
2 epsilon naught A K1 plus K2 divided by 2 epsilon naught A K1 plus K2 divided by D into सॉरी K1 into K2 ना, ऊपर K1 into K2 जाएगा ना, 2 epsilon naught A K1 into K2 अपॉन K1 plus K2 हो गया। कैपेसिटेंस का आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है बेटा शिरीन? नो सर, बोलो। चलो ओके, अब अगला सवाल देखो। मैं बोलता हूँ बार बार यही हूँ कि तुम ही करोगी खुद से, लेकिन करना मुझे पड़ता है बार बार। ऐसा काहे शिरीन? ये आपका C1 है बेटा, ये C2 है। बोलो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? मैंने C1 C2 को फॉर्म दिया था। अब तो ये बहुत इजी हो गया भाई, सीरीज पैरेलल लगा दो, सीरीज पैरेलल लगा दो। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं K1 बोलता हूँ, इसका K2 बोलता हूँ। फटाफट C1 C2 लगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर। CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बोलो उस फॉर्म में, जल्दी से C1 की वैल्यू बोलो। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन 2 ये भी, D अपॉन 2 ये भी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन हाँ बोलिए, D अपॉन 2 इंटू D अपॉन 2 इंटू K1 और C2 बोलो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन 2 इंटू K2। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? एक सवाल होमवर्क में लिख के लीजिए कि सुनाइएगा सॉल्व करके। यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 K2 K3 है। P Q find net capacitance between P and Q। चलो ठीक है। हाँ ये दोनों सीरीज C1 C2 C3 सीरीज और C1 उसके साथ में पैरेलल। ठीक है चलो नोट कर लिया। चलो डन, फिर मिलेंगे।